हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर जो हमने देखा था नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम क्या देखेंगे? पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या देखा था? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है, तो ज़रा बताओ क्या देखा था। पार्ट 2 में बता सकती हूँ क्या देखेंगे। हम देखेंगे साइकिल्स। कौन सी साइकिल? बायो जियो केमिकल साइकिल। अगर वर्ड नहीं समझ आया हो तो चिंता मत करो, आगे देखेंगे। दिस इज पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। अब जो मैंने वर्ड बोला, क्योंकि अब वीडियो देख रहे हो तो बता देती हूँ मीनिंग। बायो जियो केमिकल साइकिल, पर मैम इतना बड़ा नाम किसका होता है? इनका है, बट टेंशन लेने की बात नहीं है। इस नाम का ज़रा हम मीनिंग देखते हैं। कैसे देखते हैं? तो मेरा तरीका क्या है, तोड़ मड़ोड़ दो नाम को। कैसे तोड़ो? तो पहले तो नेम लिख दो, बायो जियो केमिकल, और साइकिल तो पता ही है, ठीक है। अब इसमें से क्या करो? बायो तोड़ो, जियो तोड़ो, तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। बायो का मतलब क्या होता है? बायोलॉजी जो हम पढ़ रहे हैं, वेरी ऑब्वियस है मैम, क्या पूछ रहे हो आप भी? लिविंग। बायो यानी लिविंग, बायोलॉजी, बायोटिक, ये सब क्या है? लिविंग, जीवित चीजें। लिविंग यानी प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यानी कि इतना तो समझ गए, इस साइकिल में कौन इन्वॉल्व होंगे? लिविंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कहीं ना कहीं इन साइकिल्स में रोल प्ले करेंगे। इतना समझ आया कि नहीं? ठीक है, आ गया तो फिर आगे आओ। जियो। कौन सा जियो? वो जियो धन धनाधन वाला जियो नहीं, GEO। जियो यानी ज्योग्राफी। तो जो भी हम अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का ज्योग्राफी है, स्ट्रक्चर है, लैंड फॉर्म्स हैं, so on and so forth. But when I'm saying geo, I'm not talking about living things. मैं किसकी बात कर रही हूँ? वही जो एबायोटिक हमारे कंपोनेंट्स हैं, isn't it? जैसे क्या हो गया? लैंड हो गया, सॉइल हो गई, एयर हो गई, वो सब किस में आएंगे? हमारे जियो यानी ज्योग्राफी पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिकल। केमिकल से क्या याद रखोगे? केमिस्ट्री याद आती है मैम हमें तो, बिल्कुल ही तो अच्छी बात है। केमिकल में वही बात है, केमिस्ट्री। जब मैं केमिस्ट्री कहूँ तो केमिस्ट्री की पूरी जिंदगी किस पे बेस्ड है? रिएक्शंस पे। तो बिल्कुल सही अगेन। यानी अब कुछ लग रहा है इसमें से कुछ तार हम जोड़ सकते हैं। तो लिविंग क्रीचर्स इन्वॉल्व होंगे और उनका एक्सचेंज कहीं ना कहीं किसके साथ हो रहा होगा? स्ट्रक्चर की जगह अपन क्या लिख देते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स, लैंड, एयर, वाटर, सॉइल, इनके साथ। और जब ये कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उसके बीच में रिएक्शंस भी होंगे, विच मीन्स बायो जियो केमिकल ऐसी साइकिल्स होती हैं जो लिविंग के बीच में टेक प्लेस करती हैं और इवन एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और जब ये काम चल रहा होगा तो क्या होगी? केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही समझे आप क्या, कि इन साइकिल्स में हम क्या देखेंगे? जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स है। अब व्हेन आई से लिविंग, प्लांट्स और एनिमल्स को ध्यान रखो, ठीक है? प्लांट्स और एनिमल्स। अब इसमें भी जो एबायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे मेनली अगर मैं बात करूं कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, कौन सी साइकिल है। अभी इमेजिन करो जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, इमेजिन क्या कर रही हूँ, मतलब एक्चुअल बात है मैं पढ़ा रही हूँ तो एक चीज़ है जो नहीं रुक रही है। क्या नहीं रुक रही है? सांस लेना। आप पढ़ रहे हो तो भी सांस तो ले ही रहे हो, यानी एक कौन सा हो गया? ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन की साइकिल देखेंगे, बिल्कुल सही बात है। जब सांस ले रहे हो तो बाहर क्या निकाल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड, विच मीन्स कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्हीं से बनते हैं। देन उस चीज़ में जिसका एयर में कॉम्पोजिशन सबसे ज़्यादा है, कौन सी एयर है? अरे भाई नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को कैसे भूल सकते हैं? जब इतना ज़्यादा मात्रा में ये प्रेजेंट है तो इसकी साइकिल भी देखनी बनती है, इजंट इट? क्या क्या देखेंगे हम? ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे, ऑक्सीजन से रिलेटेड ओजोन की भी बात करेंगे आगे, कार्बन साइकिल देखेंगे। कार्बन में व्हेन आई सेड CO2 तो याद आ रहा है कुछ? ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6 प्रोसेसेस होते हैं इसमें, तो इस साइकिल को हम देखेंगे। ऐसे कैसे प्रोसेसेस होते हैं, क्या होता है इन सब में, इजंट इट? आगे आते हैं, हम देखते हैं। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट, कैसे भूल सकती हूँ यार मैं, जल ही जीवन है, वाटर। वाटर साइकिल भी देखेंगे। तो सबसे पहले किससे शुरू करते हैं? जल से शुरुआत करते हैं। लेट्स सी अवर वाटर साइकिल। उससे पहले जो मैंने इतना बताया बायो जियो केमिकल साइकिल, देख लेते हैं लिखा क्या हुआ है, डेफिनेशन क्या है। द बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स द बायोटिक,
एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। पीछे यही बात मैंने आपको बताई। बायोटिक मतलब क्या? जो लिविंग। एबायोटिक यानी क्या? ये जितने भी हमारे नॉन लिविंग जैसे सॉइल, लैंड, एयर, इन दोनों कंपोनेंट्स का जो इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन में जो चीज़ें साइकिल होती हैं, रिसाइकल होती हैं, वापस नेचर में आती हैं, वापस यूटिलाइज होती हैं, उस टाइप की साइकिल को कहते हैं बायोजीकेमिकल साइकिल। अब ये साइकिल क्या होती है? देखो, डायनामिक होती है और स्टेबल भी होती है। अब इस बात का मतलब समझो, यानी क्या? डायनामिक इन द सेंस की चलती रहती है। When I say dynamic in this term, इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं? डायनामिक यानी मोशन में। साइकिल समझ रहे हो ना? जो गोल है, जो चल रही है यानी डायनामिक है। अब डायनामिक तो है ही, बट टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, यानी कि इधर उधर हिसाब नहीं है, बिल्कुल हिसाब पक्का है कि जो जहाँ से आया वो वहाँ जाएगा। यानी स्टेबल भी है, बैलेंस बना हुआ है, स्टेबिलिटी है इसमें। किसमें? बायोजियोकेमिकल साइकिल में। क्लियर है? बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं तो सुन लो, द मटेरियल्स एंड मिनरल्स दैट आर एसेंशियल फॉर ऑपरेशन ऑफ लिविंग सिस्टम। कितना ऑब्वियस है, जहाँ भी बायो आए ना, लिविंग तो आ ही जाता है, क्योंकि मतलब ही वही है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग, जो हमारा सिस्टम है उसको ऑपरेट करने में, उसका काम चलाने में, जितनी एक्टिविटीज़ हैं वो सके, उसमें यूज आते हैं। दोज आर बायोजेनिक न्यूट्रिएंट्स। सिंपल। आगे आए, द साइक्लिक फ्लो। अब है ये डेफिनेशन, तो इसको नोट डाउन कर सकते हो। अभी तो जो मैंने बताया ऐसे मत लिखाना एग्जाम में काट काट के, वो तो समझाने के लिए था। हम क्या लिखते हैं? डेफिनेशन। द साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन नॉन लिविंग एनवायरनमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज टर्म्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, अब आगे आ जाते हैं किस पे? साइकिल्स पे। शुरुआत करते हैं। किसकी बात करी थी मैंने? देखते हैं। अभी आ जाओ यहाँ पे। इस साइकिल की एक और मैं फीचर बता देती हूँ। मैम बोलते हैं शुरुआत करते हैं और शुरुआत आता नहीं है, क्योंकि अब एक और पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ। क्या? कि बायोजियोकेमिकल साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ध्यान से सुनना, ये बहुत ही नॉर्मल पॉइंट नहीं है। एनर्जी साइकिल सुना है नाम? जब हम एनर्जी की साइकिल पढ़ते हैं, अगर नहीं भी सुना हो तो तभी मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया है ताकि समझ सको क्या होता है। जैसे हमें पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से क्या हो रहा है? सन की एनर्जी जो मिल रही है, प्लांट के पास क्लोरोफिल है, CO2 है, और ये बना रहा है खाना। इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर। कौन सा प्रोड्यूसर? जो खाना बनाएगा। अब प्रोड्यूस किया है तो कोई कंज्यूम तो करो। इतना सारा खाना बनाया है, खाने वाला तो कोई हो। तो जब इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स खा लेते हैं, व्हाट आर हर्बीवोर्स? यू ऑल नो, राइट? हर्बीवोर्स खा लेते हैं, प्लांट ईटिंग वाले जो एनिमल्स हैं वो खा लेते हैं। तो यानी कि इनकी जो एनर्जी है, जो इन्होंने बनाया है प्लांट, है ना, प्लांट में जो उन्होंने फूड बनाया, वो उसने दिया किसे? कंज्यूमर को, हर्बीवोर को। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन रखना यहाँ पे। जब ये जा रहा है इधर हर्बीवोर में, तब वो पचा रहा है खाना, ठीक है, डाइजेस्ट कर रहा है। जब ये गया है ना, तो पूरी एनर्जी नहीं लेके गया है। क्या बोल रही हूँ मैं? जो प्लांट ने फूड बनाया उसमें बहुत सारी एनर्जी थी, है ना। मान लो एक अपन नंबर के में मान लेते हैं, तो 10 किलो एनर्जी थी उसमें, 10 किलो एनर्जी थी। पर जब हर्बीवोर में वो गया तो पूरी की पूरी 10 किलो एनर्जी नहीं जा पाई। इसने कहा था 10 किलो है मेरे पास, ले जाओ। जब वो लेने आया तो पूरी 10 नहीं आई, कुछ एनर्जी का क्या हो गया? लॉस। कैसे होता है लॉस? हैज़ वेरियस रीजन, है ना, विच वी कैन, अगर हम नॉर्मली कहीं उसको हम स्टेट कर सकते हैं, तो जो एक्टिविटीज़ होती हैं या इन्वायरमेंट में लूज हो जाता है यहाँ से वहाँ तक जाने में, तो दैट इज़ लॉस ऑफ एनर्जी। यानी जब ये ट्रांसमिट हो रहा है तो ये एक साइकिल ही, बट इसमें क्या हो रहा है? इस फ्लो में, एनर्जी के फ्लो में क्या है? एनर्जी का लॉस हो रहा है। क्या है ये? एनर्जी फ्लो, एनर्जी लॉस। बट जब हम साइकिल्स पे आ जाते हैं, क्या साइकिल यानी जो चीज़ गोल घूम रही है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल कैन बी रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। इस पॉइंट को अब समझ गए? विच मीन्स जब ये रिसाइकलिंग प्रोसेस चल रहा है तो कोई भी, ध्यान से सुनना, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, यही कहना चाह रहे हैं। कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि कहाँ चला गया पता नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। सब आपको क्लियर आंखों के सामने दिख रहा है। दूध का दूध, पानी का पानी, CO2 था, कार्बन था, इधर उधर कुछ भी नहीं गया, सबका यूटिलाइजेशन हुआ है ना। समझे? डिफरेंस से समझ जाओगे ना कि एनर्जी की जब मैंने बात करी तो देखो इधर लॉस हो रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी सीन नहीं है। सो लेट्स जस्ट क्विकली रीड इट। दीज मटेरियल्स आर नॉट लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम, unlike in the energy cycle where some amount of energy is lost at every stage.
रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन, क्या बोला, ये जो साइकिल्स हैं बायो जियो केमिकल साइकिल, इसको ना मैं साइकिल ही बोलूँगी सिंपली, इतना बड़ा वर्ड बोलेंगे तो, है ना। रिसाइकल्ड अगेन एंड अगेन हम कर सकते हैं इसे। डिकम्पोजर्स जो होते हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग दीज मटेरियल्स। अब डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो सुनो, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका काम क्या होता है, जैसे कोई चीज़ बनी, अब वो चीज़ मर गई, क्या बोला, कोई चीज़ बनी, कोई चीज़ मर गई, तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम तक कैसे पहुँचेंगे, उनको तोड़ने का काम कौन करता है, यही डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स डिकम्पोज देयर डेड बॉडीज, जो डेड बॉडीज हो जाती हैं उनमें से भी काम की चीज़ें ये निकाल लेते हैं। From the environment again, they enter the producers and then reach the trophic levels and the cycle goes on. साइकिल की बात है, यानी क्या, डिकम्पोजर्स ने डेड बॉडी को, उसका ऑर्गेनिक मटेरियल निकाला और वापस दे दिया सॉइल में, फिर से सॉइल से प्लांट उगेगा, प्लांट एनिमल खाएगा, एनिमल मरेगा, मरने के बाद डिकम्पोज, घूम रही है ये साइकिल। ओके, अब फाइनली, बिल्कुल है ना, झूठ नहीं बोल रही, अब पक्का आ गए वाटर साइकिल पे। किस पे, वाटर साइकिल, यानी जल ही जीवन वाली और वंडर लिक्विड जो है हमारा वाटर, उसकी साइकिल देखते हैं। ध्यान रखना, इस साइकिल का एक और नाम है, क्या नाम है, दिख रहा है मैम, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वाटर साइकिल को हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलॉजिकल। वी नो द वर्ड हाइड्रा या हाइड्रो स्टैंड्स फॉर व्हाट, वाटर, ठीक है। हाइड्रोलिसिस देखते हो ना, हाइड्रा तो नहीं, हाइड्रा तो अलग ही हो गया, हाइड्रोलिसिस देखते हो, हाइड्रो मीन्स वाटर। अब वाटर ऑन अर्थ इज साइकिल्ड बाय 2 प्रोसेसेस। साइकिल्ड बाय का मतलब क्या, जो पानी है हमारे अर्थ पे जो प्रेजेंट रहता है, वो हम जो कह रहे हैं ना, हमें वापस कैसे मिल रहा है, घूम के आ कहाँ रहा है, तो आता नहीं है, बस ये जितना है ना वही रिसाइकल हो रहा है। तो रिसाइकल कैसे हो रहा है, 2 प्रोसेस, एक है इवेपोरेशन और एक है प्रेसिपिटेशन। दिस इज अ वेरी कॉमन साइकिल जो हम शायद पढ़ते आते हैं बचपन से, ठीक है, तो आई गेस ये बहुत ही अच्छे से पता होगी सबको। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन हमें पता है, जो सी होता है, समुद्र में पानी होता है, हीट से या सन की रेस से वो क्या होता है, इवेपोरेट, यानी लिक्विड से वो गैस में बदल जाता है। और जब ये गैस से बन जाते हैं बादल, क्लाउड्स बन जाते हैं, तो क्या होता है, बारिश बन के आती है। बारिश को क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो द एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ ईदर स्नो, हेल और स्लीट। अच्छा, अब स्नो, हेल और स्लीट नहीं पता हो तो जल्दी से पार्ट 1 जाके देख लो, और जिन्होंने देखा है तो कमेंट करके बताओ। मैंने बताया था प्रेसिपिटेशन सिर्फ रेन के फॉर्म में नहीं होता है, 3 और फॉर्म है, स्नो, हेल या स्लीट। तो इनमें क्या डिफरेंस है, जिसे याद हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, द रन ऑफ वाटर इज फाइनली कलेक्टेड इन ओशन थ्रू रिवर्स। अब इसमें ना सिंपली बस साइकिल को समझो, साइकिल में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सी साइकिल है। यहाँ पे क्या समझोगे, यहाँ पे है सी, समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बहुत सारा पानी है, ठीक है। अब सन की रेज यहाँ पे आई, किसकी रेज, बिल्कुल प्रॉपर अपन है ना सन 1 बना देते हैं, इसकी रेज यहाँ पे आई। अब जब सन की रेज आई तो क्या हुआ, ये जो पानी है ये लिक्विड है, ये हो गया गैसियस फॉर्म में बदल के, किस में, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। ओके, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये गया ऊपर। अब वाटर वेपर ऊपर जाके, ऊपर किधर, आसमान में, ऊपर जाके क्या हुए, कंडेंस हो गए। वाटर वेपर क्या हुए, कंडेंस हो गए। तो ये जो हो गए बादल हैं, बादल से क्या बरसा, टिप टिप पानी, ये जो पानी बरस गया इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। अब इट कुड बी ईदर इन द फॉर्म ऑफ स्नो, स्लीट और हेल। क्लियर है, समझ आया, बेसिक सी साइकिल है, यही यहाँ पे दिया गया है। अब पानी की बात करें ना, तो वाटर सिर्फ इस वे से भी हम नहीं कह सकते हैं, एक और वे है जो प्लांट्स के थ्रू होता है। क्या बोला मैंने, एक तो ये प्रोसीजर चल रहा है, बिल्कुल सही समझी। अब क्या होता है, कुछ वे जो है ना प्लांट्स के थ्रू भी आता है, कैसे, बिकॉज वाटर प्लांट से यूज हो रहा है, यूज कर लिया, बढ़िया। अब प्लांट में भी एक ऐसी प्रोसीजर है जिसके थ्रू वाटर वापस जाता है एटमॉस्फेयर से। याद आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो बोर्ड पे दिख रहा है यार, क्या है, ट्रांसपिरेशन। लीव्स के थ्रू स्टोमेटा खुलता है, पानी बाहर आता है, किसमें होता है, प्लांट्स में। ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हमें पता है, एक्सेस जो वाटर होता है या फिर बहुत ज़्यादा वार्म एरियाज होते हैं तो क्या होते हैं, लीफ पे जो स्टोमेटा होता है वो खोल देते हैं गार्ड सेल्स अपने, और पानी बाहर निकलता है एटमॉस्फेयर में वापस। तो एक तो ये जो है हमें प्रोसीजर पता ही है, दूसरी प्लांट्स के ट्रांसपिरेशन को भी मत भूलना। ओके, क्या बताई मैंने, वाटर या फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
आगे ही देख लो इसी साइकिल में। अब जब हम बात करें वाटर की ज़रूरत क्या है, तो प्लांट्स तो यूज़ करते ही हैं वाटर, क्यों? क्योंकि चाहिए, उन्हें नीड है ग्रोथ के लिए एंड इवन फॉर फोटोसिंथेसिस। देन व्हेन वी कम टू एनिमल्स, एनिमल्स क्या करते हैं? पानी डायरेक्टली जो है वाटर बॉडीज से ले सकते हैं। जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स वगैरह, डायरेक्ट वहाँ जाके नहीं पियेंगे, हम ट्रीट करेंगे, बट जो भी प्रोसीजर होता है हम डायरेक्ट वाटर बॉडीज से कर सकते हैं। सो यहाँ वही पॉइंट है, एनिमल्स कंज्यूम वाटर डायरेक्टली फ्रॉम वाटर बॉडीज। अब क्या है? इवेपोरेशन से, जो यहाँ देख पा रहे हो क्या हो रहा है, इधर वही प्रोसीजर चल रहा है। अभी जैसे सन की गर्मी पड़ी, ये ऊपर गए वाटर वेपर्स और पानी बरस के आ गया नीचे क्लाउड से। ठीक है, वाटर साइकिल काफ़ी बहुत ही ऐसा ज़्यादा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। इवेपोरेशन है, प्रेसिपिटेशन है, कंडेंसेशन है, जो हमें पता है। क्लियर? इतना समझ आया? वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिक या वाटर साइकिल। अगेन फिर से यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। वन मोर थिंग, एक और चीज़ है, स्नो के मेल्ट होने से भी, एक तो मैंने क्या रीज़न दिया, इवेपोरेशन, ठीक है, समझ गए, इवेपोरेशन जो लेक्स वगैरह में हो रहा है, इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन हुआ, इवेपोरेट हुआ, प्रेसिपिटेट हुआ, प्रेसिपिटेशन, ओके मैम। दूसरा आप मैंने क्या कहा? दूसरा तो नहीं, क्या हो गया? तीसरा, हाँ मैम काउंटिंग को क्या हो गया आपकी? ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन क्या बोला? प्लांट्स के थ्रू, ओके। अब ये जो बर्फीले पहाड़ है ना, इन्होंने कहा मैं भी क्यों पीछे रहूं, मैं भी कुछ कर देता हूँ, मेरे पास इतनी स्नो है, इसको पिघला सकते हैं ना, ये पिघल तो सकती है। तो ऐसा ही होता है। क्या होता है? देखो, जब बारिश होती है ना, प्रेसिपिटेशन, तो ये जो बर्फीले पहाड़ हैं, स्नोई माउंटेन्स, जहाँ स्नो प्रेजेंट है, तो बारिश होते हुए क्या होता है, इनकी जो स्नो है ना वो मेल्ट होने लगती है। तो बोलोगे बारिश से स्नो कैसे मेल्ट होती है? तो बहुत ही मतलब मज़ेदार एग्जांपल है। हम ऐसे, बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ की ट्रे होती है, आइस ट्रे घर में, तो जब हम उसको फ्रिज में रखे रहते हैं, बर्फ़ एकदम जम जाती है, तो जब बाहर निकाल के हमें आइस निकालनी होती है, तो कभी कभार ऐसे नहीं कहती, मतलब मेरी मम्मी तो कहती हैं कि पानी डाल दो थोड़ा, तो वो नॉर्मल हो जाएगी, वो निकल जाएगी। तो वैसे ही होता है इन स्नोई माउंटेन्स में। स्नो यहाँ पे प्रेजेंट है, पानी आया तो बर्फ़ आहा बहती हुई आ गई। तो वैसे ही अगर बर्फ़ मेल्ट हुई, मेल्ट होके आई, होते हुए वो कहाँ जा सकती है? नीचे। अब कहीं भी जाएगी, लेक होगा, सॉइल होगा, मतलब वापस मिल रही है हमें नेचर में, इजंट इट? तो यानी एक और प्रोसीजर आ जाता है, ऐड ऑन हो जाता है, दैट इज स्नो मेल्टिंग। किस में? वाटर या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में। बाकी यही प्रोसीजर है जो हमने देखा। ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, यहाँ से भी इवेपोरेशन, ऑल गुड, समझ आया? अब आ जाते हैं हमारी साइकिल नंबर 2 पे, वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। बोलो मैम वाटर साइकिल तो यूं हो गई कि आती थी, अब आ जाओ कार्बन साइकिल। काफ़ी इंपॉर्टेंट साइकिल है। क्यों? जब मैं कार्बन की बात करती हूँ ना, कार्बन वर्ड बोलूँ तो बेसिक जो बिल्डअप शरीर दिख रहा है ना आपको, या बिल्डअप लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिक मटेरियल्स, यही है। कार्बन इज द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है? जितना इंपॉर्टेंस हम ऑक्सीजन को देते हैं सांस लेने में, सांस कौन लेगा? जब कोई हो तो सही, कोई हो क्यों है? बिकॉज ये कार्बन है, इसकी वजह से ही तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। बेसिस यही बनता है कार्बन के जो कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द 3 मेन रिजर्वॉयर्स ऑफ कार्बन। अब रिजर्वॉयर का मतलब कुछ नहीं होता है, खजाना। कार्बन के खजाने, यानी कहाँ से आता है कार्बन? तो पहला तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में कैसे? एयर के फॉर्म में हमें मिलती है। दूसरा ओशन में डिजॉल्व्ड फॉर्म में जो रहती है। और तीसरा जो रॉक्स होती हैं, जैसे लाइमस्टोन वगैरह हैं, कोल है, पेट्रोलियम है, इनमें भी अमाउंट्स ऑफ क्या प्रेजेंट रहते हैं? कार्बन। क्या बोला? एक तो एटमॉस्फेयर से यानी हवा के फॉर्म में, ओशन में यानी पानी में है तो डिजॉल्व्ड फॉर्म में, और लास्ट क्या है? कार्बोनेटेड रॉक्स हो गई, जो लाइमस्टोन होते हैं हमारे, या फिर कोल, पेट्रोलियम, ये सब हो गए। तो इनमें क्या होता है? इनमें भी अमाउंट्स ऑफ प्रेजेंट रहता है कार्बन। तो यहाँ से हमें कार्बन मिलता है। उसमें से भी, चलो बोला ये 3 मेन है, उसमें से भी मेन का मेन, यानी सबसे ज़्यादा और कार्बन हमें कहाँ से मिलता है? गैसियस फॉर्म में। गैसियस फॉर्म कौन? यही CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रहता है मेन रिजर्वॉयर, सबसे ज़्यादा यही मिलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द एटमॉस्फेयर थ्रू रेस्पिरेशन, या तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से। कैसे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर रहे हैं, एनिमल्स ही नहीं प्लांट्स भी, दोनों कर रहे हैं रेस्पिरेशन, तो उस प्रोसेस से। और क्या हो सकता है? कंबस्चन प्रोसेस से। कंबस्चन इज नथिंग, वेरी सिंपल, इट इज जस्ट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हम देखते हैं वो जब जल जाते हैं, बर्न करते हैं,
तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंबस्शन। तो उससे भी हमें क्या मिलता है, CO2। क्वांटिटी की अगर हम बात करें कितना प्रेजेंट है, तो लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था 0.03% से लेके 0.04% हम मानते हैं कितना एटमॉस्फेयर में रहता है, विच इज यूटिलाइज्ड बाय प्रोड्यूसर्स इन फोटोसिंथेसिस और फॉर मेकिंग फूड। फोटोसिंथेसिस में यूज करेंगे किसके लिए, खाना बनाने के लिए। जो एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन है ना, CO2 सॉरी ऑक्सीजन नहीं CO2 है, ये जो यूज करेंगे कौन, प्लांट्स। क्लियर हुआ, क्या बोला, रिजर्वॉयर्स पढ़े हमने, CO2 का बताया इंपॉर्टेंस, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये आता कैसे है एटमॉस्फेयर में। अब आगे आते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, जैसे अभी मैंने क्या नाम लिया एक प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस ना काफ़ी चीज़ों में इम्पोर्टेंस है। जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तब भी आती है ये, जब हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी आ रही है ये, यानी कार्बन साइकिल में भी इसका रोल है। कैसे रोल है, तो देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में वी ऑल नो कि क्या क्या चाहिए होता है प्लांट्स को, चलो बताओ। सनलाइट चाहिए है ना, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, वाटर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तभी तो ये क्या बनाता है, फूड बनाता है। क्या बनाता है, प्रोड्यूसर ही तो है, फूड बनाता है, ठीक है। अब प्रोड्यूसर्स है, ये प्रोड्यूस यानी खाना बना रहा है, प्रोड्यूसर्स से कहाँ जाएगा ये खाना, कितनी बार प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, बता दिया ना खाना बना है तो कंज्यूम भी होगा, कंज्यूमर्स पे जाता है, फिर कंज्यूमर जिसने खाया, मान लो ह्यूमन बींग्स हैं, अब हम मर गए, डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को डिकम्पोज करा जाएगा। डिकम्पोज कौन करता है, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, डिकम्पोज करके ये क्या करते हैं, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना वापस दे देते हैं सॉइल से, आपसे आए थे आप ही को दे दिया है ना। अब प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये या तो हो सकता है फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएं डेथ के बाद, जो है फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम या कोल में, या फिर कार्बोनेट रॉक बन जाए डेथ के बाद। तो ऐसा है कि हम मरते ही रॉक बन जाएंगे, नहीं, ये तो डिकम्पोज होंगे एंड लेटर स्टेजेस में जो फॉसिल फ्यूल्स की तरह एक्ट करेंगे। ओके, one way or the other we are getting returned back to the environment. Okay, now by way of respiration the biotic component returns CO2 to atmosphere. कैसे, तो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं मतलब क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और बाहर छोड़ भी तो रहे हैं। अगर कुछ लोगे तो कुछ देना तो पड़ेगा ही, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्या एक्सपेल कर रहे हो, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो विच मीन्स की साइकिल चल रही है ना, अगर हम ले रहे हैं कोई चीज़ तो हम वापस CO2 दे रहे हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर। और कंबस्शन से भी जो गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हो, कंबस्शन हो रहा है फ्यूल्स का, पेट्रोल वगैरह का, तो एनवायरनमेंट में जो फैल रहा है वो है CO2। अब ये एक नॉर्मल प्रोसीजर तक तो हो, ठीक है, बट कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अगर बहुत ही ज़्यादा हो जाए तो CO2 का जो है मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसके ही बढ़ने से हम आगे इफेक्ट्स देखेंगे, किसके, ग्लोबल वार्मिंग के। ओके, ये वही है, कार्बन साइकिल ही है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि आप एकदम दिमाग में फिट कर लो। अगर पॉइंट्स याद नहीं भी आए तो डायग्राम तो याद रहता ही है। देखो क्या है डायग्राम में, देखो फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस के बाद क्या हुआ, एनिमल्स ने खाया या ह्यूमंस ने खाया, मर गया, उसके बाद डिकम्पोजिशन हुआ डेड मटेरियल का, फिर क्या हो गया, यहाँ से रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, सांस भी ले रहे हैं, मतलब कितनी प्रोसीजर चल रहे हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, इंडस्ट्रीज़ के थ्रू, इंडस्ट्रियल से जो गैसेस निकलती है वहाँ से CO2 घूम फिर के आ जा रहा है, मतलब कहीं जा नहीं रहा है, घूम फिर के वापस ही घर आएगा, कौन, कार्बन। ओके, अब एक अगेन फैक्ट फाइल, डू यू नो इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, नहीं, कौन सी इन्फॉर्मेशन, तो सुनो। अबाउट 7 times 10 to the power 13 kg of carbon is fixed by photosynthesis in a year by the producers। सही में ये किलोग्राम है, केजी है, 7 into 10 to the power 13, हाँ 13 ही पावर है, मतलब 13 ऐसे जीरोस लगा दो उसमें, इतने किलो का क्या कार्बन फिक्स हो रहा है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। कितने, एक साल में, एक साल में इतना ज़्यादा जो है कार्बन फिक्सेशन हो रहा है, किसमें, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सेकेंड पॉइंट, 1 hectare of a healthy forest absorbs about 30 tons of CO2 and releases some 10 tons of oxygen annually। यानी ये जो प्लान्स हैं, क्यों कह रहे हैं इतना कि पेड़ उगाओ, एफॉरेस्टेशन करो, देख रहे हो ये जो हेल्दी फॉरेस्ट, हेल्दी यानी कि जहाँ पे बहुत अच्छे प्लान्स हैं, अच्छे से मेंटेन्ड हैं, वो कितना एब्जॉर्ब करते हैं CO2, 30 टन्स ऑफ CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर ले रहे हैं ताकि हमें हार्म नहीं हो, और 10 टन्स अप्रॉक्सीमेटली O2 यानी ऑक्सीजन हमें दे रहे हैं।
और यानी कि अगर इस फॉरेस्ट की हम अगर क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, पेड़ उगाते जाएं, तो ये नंबर भी बढ़ेगा। क्लियर है, समझ आया? फैक्ट फाइल तो हो गया यहाँ पे। अब आ जाओ एडवर्स इफेक्ट पे। कार्बन डाइऑक्साइड बोला था अति कहीं अच्छी नहीं होती, एक्सेस किसी भी चीज़ की ज़्यादा अच्छी नहीं होती। वैसे ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होना, इससे क्या होता है, पहले एक बात सुनो फिर ग्लोबल वार्मिंग पे आएंगे, है ना। पहले एक चीज़ सुनो, CO2 से क्या होता है, जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है ना, जो हीट है ना, गर्माश, वो बनी रहती है। क्यों? ताकि ये जो रीजन है बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो जाए। इसलिए माना जाता था कि CO2 का होना सही है। मतलब हाँ, अगर एटमॉस्फेयर में हो तो हीट बनी हुई है ताकि जो है नॉर्मल बॉडी फंक्शंस चलते रहे, नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह सके, बाकी रिएक्शंस हो पाए। तो इसीलिए इस गैस को कहा गया है क्या, ग्रीन हाउस गैस। मेनली इस गैस को क्या कहा गया है, ग्रीन हाउस गैस। इट इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस यानी क्या, जो टेम्परेचर बना हुआ है अर्थ का, हीट बनी रही है, वो किसकी वजह से है, CO2 से। अब क्या होता है, जब इसका कॉन्सेंट्रेशन, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़रूरत से, चलो भाई नॉर्मल बना हुआ है ठीक है, ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो कि अभी हो चुका है। ज़रूरत से बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ, हीट ज़्यादा ही बढ़ गई। और अकेले ऐसा नहीं है कि मेरी सिटी की या स्टेट की या कंट्री की, ग्लोबल यानी यूनिवर्सली जितना भी हमारा पूरा ग्लोब है, हमारा अर्थ है, उसका टेम्परेचर इकट्ठा राइज हो गया है, बढ़ गया है। मतलब मेंटेन, हम क्या चाह रहे थे, मेंटेन रहे, ये तो बढ़ता जा रहा है। उस ही टेम्परेचर को बढ़ना ग्लोबली हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर हुआ? अब जो मैंने बताया इन्हीं पॉइंट्स को हम एक बार रीड कर लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ टिल द ट्रोपोस्फियर। अब बोलो ये कौन सी भाषा आ गई, तो भाषा इसलिए है क्योंकि पार्ट 1 में हमने क्या देखे थे, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। उसमें से जो ट्रोपोस्फेयर रहता है ना, ट्रोपोस्फेयर पे ही ये जो है सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो वेदर अपना मेंटेन रहता है ना, ठंडी गर्मी, ये सब कहाँ तक रहता है, ट्रोपोस्फेयर तक। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, वहाँ तक हम क्या करते हैं, नॉर्मली हीट रखते हैं अपने अर्थ में, CO2 की वजह से। क्यों होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2। अब बाकी भी जो है कंट्रीब्यूट कर देते हैं, वाटर वेपर हो गया, मीथेन गैस हो गई, बाकी गैसेस हो गए, पर मेन किसका रोल है, एक होता है ना मूवी में मेन हीरो और एक साइड हीरो, तो मेन हीरो यही है। सनलाइट हीट अप अर्थ सरफेस and subsequently the energy is reflected back to space in the form of infrared radiation. ठीक है, in greenhouse effect the concentration gases absorb the energy thereby increasing the global temperature. सही बात है, hence greenhouse effect and global warming are correlated. यही तो कहा ना मैंने कि इकट्ठा टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ गया, तभी क्या हो गई, ग्लोबल वार्मिंग। टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा राइज हो गया पूरे ग्लोब का हमारे। ओके अब ग्रीन हाउस गैसेस जैसे मैंने कहा, मेन हीरो कौन है, CO2 है, और भी हैं कुछ कुछ, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गए, फ्लोरिनेटेड गैसेस हो गई, जैसे कौन सी हो गई, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सब क्या है, कुछ नहीं है, फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं, डरना मत नाम से, ठीक है। फ्लोरिनेटेड गैसेस भी याद रख सकते हो, जहाँ जहाँ फ्लोरीन का इंक्लूड होगा नाम, वो सब है फ्लोरिनेटेड गैसेस। तो ये क्या है, इन्हीं के कॉन्सेंट्रेशन से जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या लिखा है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस दैट लीड टू ट्रैपिंग ऑफ हीट। एक चीज ध्यान रखना, ये हीट ला नहीं रहे हैं, वो तो सूर्य देव का काम है, सोलर एनर्जी तो है ही, वो आ रही है हमको फ्री में बिल्कुल, लेकिन उसको रोकना भी तो है। जो आता है उसको भगने की जल्दी है, तो वो हीट आ गई, फिर वो कहती है मैं जा रही हूँ, तो उसको रोकने का काम करते हैं ये सब। क्या लिखा है, ट्रैपिंग ऑफ हीट इन द एटमॉस्फेयर इज नोन एज ग्रीन हाउस गैसेज या ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज क्या है, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सभी फ्लोरिनेटेड जो गैसेज हैं। ऑलराइट, अब आ जाओ कहाँ पे, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी मैंने कहा जब तक नॉर्मल है तब तक अच्छा है, नहीं तो और क्या कॉजेज होते हैं, तो ये देखो, द फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये बढ़ क्यों रहा है इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन सबसे, मतलब मैं बता रही हूँ जितनी चीज़ें हैं वहाँ पे सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन डाल दो, क्योंकि पेड़ हटाओगे तो प्रॉब्लम आती ही है, बिकॉज बेसिक एक वो नहीं कहते लाइफ एक्टिविटी चालू होती है इन्हीं से,
इन्हें हटा दोगे तो गड़बड़ा जाएंगी चीज़ें। तो डिफॉरेस्टेशन में क्या होता है, रिडक्शन इन द रिलीज इन द ऑक्सीजन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 बाय द प्लांट्स। अभी एक जो मैंने आपको बताया ना 7 × 10⁻13 kg एक ये था, और एक 30 टन्स मैंने लिखा था अभी पीछे ही, 30 टन्स ऑफ CO2। ये क्या हो रहा था 30 टन का, समझे? अब ये एब्जॉर्ब कर रहे थे हेल्दी फॉरेस्ट। अब जब आप हटा दोगे तो वो एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो बढ़िया घूमेंगे नेचर में। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन से क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बचाने के लिए क्या कर सकते हो, एफॉरेस्टेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ फॉसिल फ्यूल बर्निंग पे। फॉसिल फ्यूल यानी क्या, यही पेट्रोल, कोल, डीजल, इन सब की बर्निंग से क्या होता है, मैंने बताया था ना कंबस्शन। कंबस्शन से क्या होता है, इनके CO2 गैस जो है वो बाहर निकलती है, CO2 गैस। और अगर इनकम्प्लीट कंबस्शन हो तो CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब की वजह से क्या हो रही है, ज़्यादा ये गैसेस एनवायरनमेंट में जा रही हैं। लिमिटेड क्वांटिटी तो ठीक थी, बट अब सबको अपनी गाड़ी घोड़ा सब चाहिए है ना, अलग अलग गाड़ियों पे जाना है, तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल ज़्यादा बर्न होंगे, ज़्यादा CO2 आएगा एटमॉस्फेयर में। दिस इज़ द कॉज। नेक्स्ट कॉज देखो, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन भी कॉज है, क्यों? बिकॉज एज द पॉपुलेशन इंक्रीजेज द नीड फॉर स्पेस इंक्रीजेज, विच अगेन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन। पॉपुलेशन का हम कह सकते हैं कि 2 वे में यूजेज है, पता है कैसे? एक तो ये सही बात है कि स्पेस चाहिए, लोग बढ़ेंगे, शहर में आ रहे हैं, हम कितना काम करते हैं, सबको बड़े बड़े घर बनवाने हैं, सपना होता है घर बनवाने का, पर उस सपने में दूसरी चीज़ भूल जाते हैं हम, पेड़ काट देते हैं, तो उससे क्या होगा, अगेन डिफॉरेस्टेशन है, वही साइकिल। दूसरा वी कैन से इन पॉपुलेशन, अगर लोग बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस बढ़ रही है, यानी हम सांस लेंगे भी पर छोड़ेंगे भी ज़्यादा, तो यानी CO2 कॉन्सेंट्रेशन भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, समझे कि नहीं? ओके, आगे आते हैं। अब ये थी हमारी कौन सी, कार्बन साइकिल। अब नेक्स्ट आ जाओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल पे, अगर स्टार्स हो, हाइलाइटर हो, कुछ भी हो, तो बिल्कुल है ना नाइट्रोजन साइकिल को वेरी 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 इंपॉर्टेंट साइकिल बोल दो। क्यों बोल दो, आगे देखोगे। 6 प्रोसेसेस होते हैं इसमें, 6 प्रोसेस होते हैं, तब जाके जो है ये नाइट्रोजन आता है नेचर में। और हर प्रोसेस का कहीं ना कहीं एक नाम दिया गया है, डिफरेंट प्रोसेस है मज़ेदार, मज़ा आएगा पढ़ने में, ऐसा नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन में, ऐसा क्या है, तो सुनो। जो भी हमारे प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, वही जो आपके DNA में है, जो आपकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड है, प्रोटीन्स वगैरह जो हम लेते भी हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो सब उसमें जो मेन पार्ट नहीं कहते, मेन हीरो मूवी का नाइट्रोजन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके फॉर्मेशन में। तो अब इसकी साइकिल, यानी इसको नेचर में आना तो ज़रूरी है यार, इसको कहीं नहीं जाने देना है। तो अब उसी के लिए हम क्या देखेंगे, 6 प्रोसेसेस। और सोर्स की बात करें, मतलब कौन है खजाना नाइट्रोजन का, तो सबको पता है, बिल्कुल बोलोगे, बिना देखे बोलोगे, कौन? एटमॉस्फेयर। हमें पता है 78% ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर क्या होती है, ये नाइट्रोजन। N2 हमने पढ़ी थी ना, सबसे ज़्यादा यही गैस प्रेजेंट है एयर में। ओके, अब ये 6 प्रोसेसेस कौन से हैं, इनसे क्या होगा, नाइट्रोजन हम ले रहे हैं प्रोटीन वगैरह के फॉर्म में, फिर क्या होंगी, वो वापस जाएंगी और रिसाइकिल होंगे। बट इसमें जो है ना, कुछ लोग नहीं कहते हैं किसी काम के लिए ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे कोई घर बन रहा है, एक छोटा है एक बड़ा है, तो बड़े घर को बनाने में लोग ज़्यादा चाहिए होंगे, इज़न्ट इट? तो ये भी ऐसा ही है, इतना ज़्यादा परसेंटेज में है, अगर ये ज़्यादा है तो वापस लाने में भी तो टाइम लगेगा ना, इतना सारा ले तो लिया, देने में भी तो टाइम लगेगा। तो इसलिए लेट्स मूव ऑन टू द 6 प्रोसेसेस दैट वी विल लुक फॉरवर्ड। ये है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, इन्हें देखते हैं आगे। आ जाओ, किस पे आ जाओ, पहली प्रोसेस पे, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन, यहाँ पे मैं इतनी देर से एक चीज़ बोल रही हूँ, फिक्स करना। मैम किसे फिक्स करना है, क्या टूटा है? तो बायोलॉजी में व्हेन वी टॉक अबाउट फिक्सेशन, तो इसका मतलब ये होता है किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब ये डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे। तो फिक्सेशन इज बेसिकली कन्वर्टिंग इट इनटू अ फॉर्म जो जिस ऑर्गेनिज्म को चाहिए हो उसके जैसा हो जाए, है ना। यानी मुझे चाहिए कि नाइट्रोजन नाइट्रेट में हो जाए, तो वो उसको फिक्स हो जाएगा, यानी ये मेरी नीड थी। दूसरा चाह रहा है ये नाइट्राइट में हो जाए, उसकी नीड थी, तो उस वे में जिससे हमें पसंद हो, हम एब्जॉर्ब कर सकें, वैसी कन्वर्ट हो जाए, दैट इज बेसिकली फिक्सेशन। अब पहला वर्ड क्या है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायो आया, लिविंग आए, ऑर्गेनिज्म आएंगे, यानी ये ऐसा फिक्सेशन है जो किसके थ्रू हो रहा है, बायोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिजम्स के थ्रू।
तो अब आ जाओ डेफिनेशन पे, क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। क्या बोला? डरना मत, डेफिनेशन से ये कह रहे हैं सिंपली, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ये हवा में प्रेजेंट है, आपके आसपास भी है ही, दिखेगी नहीं पर, है ना, ये प्रेजेंट है। अब इसका कन्वर्ट होना किस में? वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स में, जैसे बोल रहे हैं नाइट्राइट्स में कर दो, नाइट्रेट्स में कर दो, इन फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को कुछ नहीं, बस सिंपली कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब लिविंग यानी बायोलॉजिकल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस काम को करेंगे तो नाम दे देंगे बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ठीक है, क्यों बोला है? क्योंकि ये ना डायटोमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। कौन? नाइट्रोजन। डायटोमिक यानी क्या? अभी पीछे दिखाया था ना, ये दो एटम्स हैं। किसके दो एटम्स हैं? नाइट्रोजन के। तो प्लांट्स क्या होता है ना, प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है, ये कहते हैं कि यार हम ये चीज़ ना डायरेक्टली नहीं ले पाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, दवाई होती है, बच्चे होते हैं, अच्छा हाँ छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम दवाई देते हैं तो मेडिसिन हम ऐसे दे के उनको पानी नहीं पिलाते, हम क्या करते हैं, उस मेडिसिन को घोल देते हैं पानी में। ऐसे नहीं करते, घोल देते हैं तोड़ के और फिर ले लो, आसान हो गया। तो प्लांट्स भी यहाँ पे हमारे छोटे से बच्चे हैं, इनको क्या है, इनको बोलते हैं यार N2 ना डायरेक्टली हम नहीं ले पाएंगे, एक काम करो ना, इसको वाटर में घोल दो, मिला दो, वाटर सॉल्युबल नाइट्राइट और नाइट्रेट में बना दो, तो हम ले पाएंगे, हमें अच्छा रहेगा। तो ठीक है, नेचर ने कहा ओके ये सुन लेते हैं, तो सुन ली, विच मीन्स कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है तो ये जो डायटोमिक N2 है ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स। उसमें से कॉमन फॉर्म क्या है? NO2 और NO3। क्लियर है? इतना समझ आया क्या नीड थी हमारे छोटे से बच्चे प्लांट्स की? ओके क्यों भाई? अब बोलोगे ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज प्लांट्स इतना कुछ देते हैं हमें, तो थोड़ी बात उनकी भी सुन लो। ओके अब व्हेन आई सेड बायोलॉजिकल, बोलो मैम ऑर्गेनिज्म तो आए नहीं, पीछे आगे आ गए ना। बायोलॉजिकल विच मीन्स ऑर्गेनिज्म आएंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म? तो कुछ होते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये कौन है? ये एजेंट्स हैं। कहीं हम जाते हैं ना ऐसे सरकारी वगैरह काम करवाने, कहीं भी लाइसेंस वगैरह बनवाने, तो बाहर देखा करो कि इतने सारे एजेंट्स बैठे रहते हैं। ये एजेंट्स क्यों बैठे रहते हैं? कि बोलते हैं अच्छा आपको काम करवाना है, हम कर देते हैं। तो वैसे ही नेचर में भी ऐसा ही है, एजेंट्स रहते हैं। अब एजेंट्स कौन से हो गए? एक हो गए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग मतलब क्या? आज़ादी से जी रहे हैं, बिल्कुल सही, हाँ इंडिपेंडेंट है, ये किसी से जुड़े नहीं हुए हैं, किसी के साथ एसोसिएशन में नहीं है, अकेले हैं बिल्कुल, है ना, अकेले हैं और कहता है कि हम काम कर देंगे। कौन? एजोटोबैक्टर एंड क्लॉस्ट्रीडियम, ये दोनों है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। क्या काम है? फिक्स करेंगे, यानी N2 को NO2 और नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स में बदलेंगे। या फिर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम। अब व्हेन आई से द वर्ड सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक कुछ नहीं है, देखो ये एक टाइप का एसोसिएशन होता है। फ्री लिविंग मैंने क्या कहा? इंडिपेंडेंट है। सिम्बायोटिक यानी ये किसी के साथ हैं, अकेले रहना इन्हें पसंद नहीं है। किसके साथ हैं? तो ये ऑर्गेनिजम्स रहते हैं प्रेजेंट रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं। किसकी? जो लेग्यूम्स के प्लांट होते हैं ना, लेग्यूम्स जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, पी होता है मटर वगैरह, लेग्यूम्स के जो प्लांट है ना उनकी रूट्स में रहते हैं। यहाँ भी दिया हुआ है, ये दिख रही हैं रूट्स, इनमें जैसे गोल गोल दिख रहे हैं ना, ये साथ में प्रेजेंट है। कौन? यही सिम्बायोटिक बैक्टीरिया राइजोबियम, उनके साथ रहते हैं, एसोसिएशन में रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। समझ आया? फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक, राइजोबियम हो गया। और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी होते हैं जो क्या करते हैं? दे टेक अप एटमॉस्फेरिक N2 एंड converted into ammonia that combines with organic acid to form amino acids। यानी या तो soluble forms में करो या फिर कैसे करो? अमोनिया में भी कन्वर्ट कर दो तो भी चलेगा। कहना क्या चाह रही हूँ, मैंने क्या कहा था? जिसकी जो नीड हो। N2 नहीं ले पाएगा तो बोलो या तो नाइट्रेट में कर दो या नाइट्राइट में कर दो या अमोनिया में कर दो। अमोनिया में कर दिए तो काम आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे? हम ऑर्गेनिक एसिड्स कुछ रहेंगी, उनके साथ मिलके हम बना देंगे अमीनो एसिड्स। अब पता हो तो अमीनो एसिड्स किस में यूज होते हैं? ये बाद में मिलजुल के बना देते हैं प्रोटीन्स। क्या बोला? कंफ्यूज मत होना, है ना, साइकिल चल रही है। काहे की साइकिल? बिल्कुल मैंने क्या बोला? N2 है, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, या तो NO2 बनेगा या NO3 बनेगा या अमोनिया बनेगा। अमोनिया बना तो अमोनिया क्या बोलेगा? ऑर्गेनिक एसिड वहाँ है, मैं इनके साथ मिल जाता हूँ, मैं बन जाऊँगा अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड बाद में किस में यूज़ होता है? प्रोटीन्स बनाने में। ओके, प्रोटीन्स जो है हमारे किससे बने रहते हैं? अमीनो एसिड से ही तो रहते हैं यार। चलो
समझ आई क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब मैंने कहा बायोलॉजिकल तो कुछ और तो होगा ही मैम। यस, अब आता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी तक तो क्या था, ऑर्गेनिजम्स कर रहे थे। अब एटमॉस्फेयर में ऐसी कुछ हरकतें होती हैं ताकि अपने आप ही जो है, अपने आप तो नहीं खैर, इन्हीं रिएक्शन से जो है नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है। तो वो कौन सी है? तो इधर देखो, देखते ही समझ जाओगे, बिजली कड़क रही है। यस, लाइटनिंग के थ्रू जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी N2 है लाइटनिंग, यही लाइटनिंग है बारिश में जो होती है बिजली, लाइटनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल एंड फोटोकेमिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन हो जाता है। किसके थ्रू? लाइटनिंग के थ्रू। बिकॉज लाइटनिंग में क्या होता है, देखो लाइटनिंग जो प्रोसेस है ना, दैट इज बेसिकली इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है इसमें, और उसी एनर्जी से जो है इलेक्ट्रोकेमिकल और फोटोकेमिकल ऐसी रिएक्शन होंगी और नाइट्रोजन फिक्स हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड में, NO2। आया समझ के नहीं? क्या बोला मैंने? हो रहा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, सही बात है। एक जो है बायोलॉजिकल हो रहा है, दूसरा कौन सा हो रहा है? एटमॉस्फेरिक। ठीक है, आया आगे बढ़े नेक्स्ट प्रोसेस पे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? नाइट्रोजन एसिमिलेशन। अभी क्या देखा, मतलब पहले प्रोसेस को एक सिंपल वे में बोलूँ ना तो वो सिर्फ क्या था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। पहला क्या हुआ? नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ। बस दो चीज़ें क्या हो रही थी, या तो बायोलॉजिकल यानी ऑर्गेनिज्म से हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर एटमॉस्फेयर से था नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब जब नाइट्रोजन हो चुका है फिक्स तो क्या करेंगे? नाइट्रोजन को एसिमिलेट करेंगे। और इसमें काम किनका है? कौन है हीरो ऑफ द स्टोरी? प्लांट्स। हमारे प्लांट्स हैं हीरो। किसमें? नाइट्रोजन एसिमिलेशन में। तो सुनो, प्लांट्स क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट। कौन नाइट्रेट और नाइट्राइट? अरे यही जो फिक्स हुए थे, अभी तो किया था, भूल गए क्या? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को किस में किया था? नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में किया था ना कन्वर्ट। तो इन्हीं को प्लांट्स क्या करेंगे? इन्हीं के लिए किया था ना, इन्हीं के लिए इतनी मेहनत करी, तो अब ये उन्हें एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करते हैं? ये इन्हें क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं। किस में? अमाइनो एसिड्स में। कुछ ऑर्गेनिक एसिड अंदर होते हैं प्लांट्स के, रिएक्शन धन 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 चल रही है, अब हो गई अमीनो एसिड्स में। और अमीनो एसिड्स बाद में क्या बना देते हैं? प्रोटीन्स। बन गए प्रोटीन्स, हो गया, यानी कि एसिमिलेशन हो गया नाइट्रोजन का। अब क्या होता है? प्लांट्स को खाने वाले कौन? कंज्यूमर यानी एनिमल्स। तो क्या हुआ? एनिमल्स ने जब खाया तो प्लांट के पास जो प्रोटीन था अब वो हम में जाके कन्वर्ट हो गया। किसमें? किसमें हुआ? एनिमल प्रोटीन में। हुआ कि नहीं? प्लांट्स को कौन खाएगा? ये हर्बीवोर्स वगैरह खाएंगे, इजंट इट? उनने खाया, उन्होंने क्या किया, या ह्यूमंस ने भी खाया, तो क्या हुआ? उस प्रोटीन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एनिमल प्रोटीन में। यानी एनिमल प्रोटीन ये क्यों काम आ रहा है? बिकॉज दिस इज द ओनली फॉर्म ना जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है हम भी डायरेक्ट नाइट्रोजन को खा जाएं, नहीं, हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स चाहिए। तो प्लांट्स के लिए हमने उन्हें कन्वर्ट किया, प्लांट्स ने एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उन्होंने भी क्या किया? अंदर पहले अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया, फिर उसी से क्या बने? प्रोटीन। अब प्लांट प्रोटीन बन गए, प्लांट प्रोटीन को एनिमल्स ने खाया तो वो कन्वर्ट हो गए किसमें? एनिमल प्रोटीन में। कौन सा प्रोसेस था? दिस वाज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन यानी क्या? उसका कलेक्शन करना। वो बन तो गया, अब उसको लाओ अपने अंदर, एब्जॉर्ब करो और चेंज करो सही वाले फॉर्म में। क्लियर है? समझ आया कौन थे हीरो इसमें? प्लांट्स थे। अब नेक्स्ट आ जाओ, अमोनिफिकेशन। अगेन मैंने क्या कहा? छयों की छयों प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सीक्वेंस से याद रखो। और सीक्वेंस पता है कैसे? प्रोसेस याद रखो ना, स्टोरी होती है, कहानी, मूवी देखने जाते हैं, कहानी पूरी रटी रहती है, तो वैसे ही इसको एक मूवी की तरह समझो। ऐसा चल रहा है, क्या हुआ? प्लांट्स ने ले लिया, एनिमल्स को दे दिया, ये प्रोसेस है। अब आ जाओ हम पे, अभी हमने वो प्रोटीन खा लिया है, किसने? एनिमल्स ने। अब एनिमल्स जो है एक्सक्रीशन जब करते हैं, एक्सक्रीशन यानी कि क्या? जो भी वेस्ट मटेरियल है, खाना वाना खाया, जो वेस्ट है उसे बाहर निकाला। अब वो जो वेस्ट बाहर निकालते हैं वो होता है मेनली तीन फॉर्म्स में, यूरिया, यूरिक एसिड या फिर अमोनिया। अब जिनको पता हो, जिनको याद आ रहा हो, जब हमने देखा था एनिमल चैप्टर किंगडम एनिमेलिया, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि इन बेसिस पे
कि वो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे या यूरिक एसिड या अमोनिया। तो उन बेसिस पे एनिमल्स को 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। दिस इज योर होमवर्क। मुझे ये बताओ कमेंट में कि ऐसे कौन से 3 टाइप हैं, इनसे क्या नाम निकल के आएंगे। ओके, अब वापस आ जाओ ज़रा, क्या बोल रही हूँ मैं, एक्सक्रीट करते हैं ये तीनों चीज़ें। अब ये जो वेस्ट हैं ये क्या होते हैं, ये कन्वर्ट किए जाते हैं अमोनियम कंपाउंड्स में। किसके थ्रू, कौन करता है, यही ये जो बैक्टीरिया और फंगस है ना, जहाँ भी हमारा एक्सक्रीटा जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, तो जैसे मान लो सॉइल में गया तो उस सॉइल में जो प्रेजेंट है कौन, प्योरीफाइंग बैक्टीरिया एंड फंगस, वो उस चीज़ को प्योरीफाई कर देंगे। मतलब जो भी यूरिया है, मान लो, चलो इधर ये साइकिल देख लो इधर ज़रा, है ना, बिल्कुल ध्यान से, ये अमोनिया है, किसी एनिमल ने एक्सक्रीट किया अमोनिया। अब अमोनिया से क्या किया, जो फंगस है, बैक्टीरिया है, इन्होंने कन्वर्ट किया किस में, ये जो नाम लिखा है ना अमोनियम कंपाउंड्स, तो हम ले सकते हैं ऐसे, यहाँ पे कोई भी XYZ अमोनियम कंपाउंड बनेगा, इजंट इट, अमोनियम कंपाउंड बना। तो क्या हुआ, ये जो प्योरीफाइंग बैक्टीरिया है, नाइट्रोजनस वेस्ट, नॉट इवन एक्सक्रीटा का, बट डेड एनिमल्स जो हो जाते हैं ना, उनका भी कन्वर्ट करते हैं। किसमें कन्वर्ट करते हैं, तो वो डिपेंड करता है या तो अमोनियम में अगर बाहर आ रहे हो, अमोनियम के कोई कंपाउंड हो, या फिर अगर यूरिया और यूरिक एसिड हो तो किस में कन्वर्ट करेंगे, अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। बिकॉज हमें पता है अमोनिया से कहाँ आना है, अमोनियम में ही आना है ना, इतना पता है। अमोनिया से डायरेक्ट अमोनियम में कन्वर्ट हुआ तो अगर यूरिया या यूरिक एसिड हो तो उनको क्या करना, सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट करना, फिर यहाँ तो हो ही जाएगा। तो इस प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, जिसमें ये जो वेस्ट हैं या फिर यूरिया यूरिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो रहे हैं किस में, अमोनिया के कंपाउंड्स में, दिस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। वेरी सिंपल है। क्या है, जो भी वेस्ट हैं, नाइट्रोजीनस वेस्ट हैं या फिर डेड बॉडीज हैं, उन पे कौन एक्ट कर रहे हैं, बैक्टीरिया और फंगस, और उन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, अमोनिया या अमोनियम के कंपाउंड्स में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं अमोनिफिकेशन। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है, समझ आया। अब मान लो ये लास्ट में हमारे बन गया ये अमोनियम का कंपाउंड। अब इसे ही लेके हमें अगले पे आना है। अगले पे क्यों आना है, बिकॉज नेक्स्ट है हमारा नाइट्रिफिकेशन। ये 2 प्रोसेस आएंगी, एक है नाइट्रिफिकेशन, इसके बाद होगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो क्या है ये प्रोसेस, सुनो। ये जो अमोनिया मैंने कहा था ना, लेके आना, किसको लेके आए हैं, इसको ले आते हैं, इसको या फिर किसी को भी मान लो, है ना, इसको लेके आए हैं हम। अब क्या हुआ, इन कंपाउंड्स को हम लेके आए हैं, ये क्या होंगे, ये कन्वर्ट होंगे किस में, नाइट्राइट में या नाइट्रेट में। किसके थ्रू, एक तो नाइट्रोसोमोनास है और नाइट्रोकोकस है। कौन है ये, बैक्टीरिया है। अगेन फिर से बता रही हूँ क्या बोल रही हूँ, ये जो अमोनियम के कंपाउंड्स है, ठीक है, इनको कन्वर्ट करेंगे नाइट्राइट में। नाइट्राइट क्या होते हैं, नाइट्राइट NO2-, ये नाइट्राइट है, इसमें कन्वर्ट करेंगे। कौन करेंगे, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया। नाम अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। अब नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिस, ये 2 बैक्टीरिया होते हैं जो कि इस नाइट्राइट को किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रेट में। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स ने कहा है हमें चाहिए, ये हमें नाइट्रेट चाहिए, ठीक है। क्या बोला, ये 2 बैक्टीरिया ने नाइट्राइट में कन्वर्ट किया, और इन 2 बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसिस्टिस ने क्या किया, कन्वर्ट किया नाइट्राइट को नाइट्रेट में। एक और है, फंगस होता है, जैसे फंगस बोला मैंने, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम भी एक फंगस है जो इस प्रोसेस में मदद करता है, ठीक है। नाउ दिस नाइट्रेट अगेन कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट एंड thus cycled बैक। अगेन क्या बोला कि प्लांट ने कहा है मुझे ये चाहिए, तो ये प्लांट अगेन एब्जॉर्ब कर सकता है इस फॉर्म को, और वापस जो है साइकिल चलती रहेगी। द बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रोसेस ऑफ नाइट्रिफिकेशन और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो कौन है वो बैक्टीरिया, 1 2 3 4 इनकी बात करी हमने, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिस, ये तो फंगस है। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो कि अमोनियम कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्राइट में, फिर नाइट्रेट में। क्लियर है, ये प्रोसेस समझ आई। बिल्कुल ये समझते चलना कि अभी ये जो बना है ना, इसी का आगे हम डीनाइट्रिफिकेशन करेंगे। अब उस प्रोसेस पे आने से पहले मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे आ जाओ और एक चीज़ देख लो, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस कैसे चल रही है। हम पहले किस पे थे, हम अमोनिया के कंपाउंड्स पे थे, ठीक है। यहाँ अमोनिया बना था,
अमोनिफिकेशन किया, अमोनिया बना। अब क्या आ जाओ, किस में कन्वर्ट किया था, नाइट्राइट में। चलो नाम भी लिख देती हूँ, है ना, अमोनिया है, ये क्या है, नाइट्राइट है, आइट। बिल्कुल ना छोटी गलती मत करना, ए और आई का ही डिफरेंस है, सिर्फ ये दो वॉवल्स का डिफरेंस है। यहाँ आई आ गया तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना, NO2-, ये है नाइट्राइट। और जब नाइट्रेट बनेगा तो कुछ नहीं, बस ए लगा दो यहाँ पे, नाइट्रेट। तो ये प्रोसेस किसकी हो रही है, ये जो मैंने प्रोसेस बताई, ये प्रोसेस किसकी है, अभी तो देखी यार, नाइट्रिफिकेशन। ठीक है मैम, ये क्यों बता रहे हो, अभी तो बताया था, तो सुनो, क्योंकि आगे की जो प्रोसेस है ना इसी से रिलेटेड है। नाइट्रिफिकेशन का ही हम करेंगे डीनाइट्रिफिकेशन। वो कैसे, तो ये जो नाइट्रेट बना है ना, दिस कैन बी साइकल्ड एंड कन्वर्टेड बैक इनटू नाइट्राइट। ये वापस इसमें चला जाएगा, किसमें, नाइट्राइट बन सकता है ये वापस, कौन, नाइट्रेट। जब ये वापस बनेगा तो इस प्रोसेस में नेक्स्ट डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, तो सुनो, अलग कलर लेते हैं, आ जाओ। फिर क्या होगा, ये जो नाइट्राइट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, NO में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, NO में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा N2O। अब बोलो NO क्या है, N2O का क्या है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या बोला, ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रस ऑक्साइड है, इजंट इट। क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, नाइट्रेट नहीं जा रहा है, ये बीच वाला जो स्टेप है, ये बीच वाला स्टेप नाइट्राइट, इससे हो रहा है डीनाइट्रिफिकेशन। कैसे हो रहा है, पहले NO बनाया, यानी एक O को हटाया इन्होंने, फिर क्या किया इन्होंने, एक नाइट्रोजन जोड़ा जिससे बना नाइट्रस ऑक्साइड, एंड फाइनली जो है हम बना सकते हैं या तो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। कौन सी प्रोसेस हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन की। कौन सी प्रोसेस, डीनाइट्रिफिकेशन। आया कि नहीं समझ, यहाँ हो रहा है नाइट्रिफिकेशन, और ये जो नीचे मैंने प्रोसेस लिखी है, दिस इज बेसिकली, ये प्रोसेस नहीं, यहाँ से थोड़ी ना है, कहाँ से, इधर से, ये क्या हो गई, डीनाइट्रिफिकेशन। ओके, अब इसके जब मैं पॉइंट्स बताऊंगी तो ये याद रखना रिएक्शन कि क्या चल रही है। आई समझ, देखो अभी हम थे नाइट्रिफिकेशन, अब आ जाओ किस पे, डीनाइट्रिफिकेशन। सम अमोनियम कंपाउंड्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स आर कन्वर्टेड बैक इनटू मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन। यही तो करा। अब इसमें जो कन्वर्ट कर रहे थे, मैंने कहा ना, एक O हटाओ एक N डालो, वो कौन कर रहा था, ये कर रहे थे बैक्टीरिया, जिनका नाम है स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास एक टाइप के बैक्टीरिया हैं। ये कौन से बैक्टीरिया हो गए, अब डीनाइट्रीफाइंग। डीनाइट्रीफाइंग यानी क्या, ये अब वापस से उसे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन में बदल रहे हैं। साइकिल चलनी है ना, वापस भी तो भेजना है N2, तो ये वापस भेजने का काम कर रहे हैं। दिस नाइट्रेट अगेन कैन बी एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन दस साइकिल बैक। दिस नाइट्रोजन एस्केप्स इनटू एटमॉस्फेयर और इज एडेड टू वाटर। या तो एटमॉस्फेरिक में चला जाएगा या फिर वाटर में ऐड हो जाएगा। तो इतना समझ आया कि साइकिल घूम तो रही है ना। पहले कन्वर्ट किया, प्लांट ने यूज किया, अब फिर से बैक्टीरिया ने कन्वर्ट करके क्या कहा, हवा में वापस चले जाओ। ओके, तो अब जब ये मैंने रिएक्शन दिखाई तो सेंस समझ पाए कि नहीं। यहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हुआ, प्लांट ने ले लिया, यानी प्लांट का काम हो गया ना, हो गया। अब वापस से ये जो प्रोसेस थी वो चलेगी, नाइट्राइट से लेके नाइट्रिक ऑक्साइड बने, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रस और फिर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ वाला जो काम कर रहा है वो कौन है, इस साइड वाले जो मैं काम कह रही हूँ ना, वो कौन कर रहा है, यहाँ हम लिख सकते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रीफाइंग कौन, बैक्टीरिया, वो काम कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड इधर की मैं बात करूं तो यहाँ कौन से बैक्टीरिया काम करेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, इजंट इट। अब एग्जांपल्स हमने देख लिए थे, स्यूडोमोनास उधर है, यहाँ पे हमने क्या देखा था, नाइट्रोकोकस, ये सारे देखे थे कि नहीं, देखे थे ना बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस इस साइड पे। तो साइड में बस डिफरेंस समझना क्या है, यहाँ ये प्रोडक्ट बनाया पर बीच वाले को हम लेके जाएंगे और वापस भेज देंगे इन्वायरमेंट में। क्लियर है कि नहीं, रिएक्शंस के थ्रू समझ पाए, यस। तो ये क्या देखा हमने, नाइट्रोजन की साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट, जो है हमारी 6 स्टेप्स की ये साइकिल है। ओके, नाइट्रोजन मतलब घूम फिर के वापस आ गया। और अच्छे से समझने के लिए ज़रा इधर आ जाओ, वापस से समझा देती हूँ, डायग्राम तो याद रह ही सकता है। पहले शुरुआत कैसे करें, तो मान लो यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप है, ये नाइट्रोजन है हवा में, अब क्या हो रहा है, ये इधर, यानी कि नाइट्रोजन एयर में है। अब पहले क्या था,
फिक्सेशन किसके थ्रू? फिक्सेशन किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था लाइटनिंग के थ्रू। लाइटनिंग यानी जो बिजली गरज रही है, लाइटनिंग के थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ऐसी प्रोसेसेस हुई थी, फिक्सेशन हुआ। फिक्सेशन यानी क्या? एब्जॉर्बेबल, जो बच्चे को देते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स हमारे बच्चे हैं, तो बोला पानी में जरा घोल के देना मुझे, तो पानी में घोल के दिया। या फिर कुछ फिक्सिंग बैक्टीरिया है, कहा ठीक है लाइटनिंग से नहीं हो रहा है तो थोड़ा काम हम भी कर देते हैं, उन्होंने भी किया। अब क्या दिया? सॉल्युबल फॉर्म में NH3 अमोनिया बना दिया। अमोनिया को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया ने NO2 में कन्वर्ट किया। ठीक है, अब ये क्या हुआ? NO2 कन्वर्ट हुआ NO3 में, और इसी NO2 को ये जो एसिमिलेशन वगैरह करके फिर हमने क्या किया? डीनाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस, और वापस से डीनाइट्रिफिकेशन में से आ गया। तो ये चल रही है साइकिल, एक बार की बात नहीं है, ये चलती ही रहेगी। इसकी साइकिल नाइट्रोजन की चलती ही रहेगी, क्या अभी भी चल रही है, हमें पता भी नहीं है, बट ये साइकिल्स चल ही रही हैं एटमॉस्फेयर में। क्लियर हुई? किसकी साइकिल? नाइट्रोजन की साइकिल। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारी सांसें हैं। कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की साइकिल पे आते हैं। ऑक्सीजन इज एन अबंडेंट एलिमेंट। पहले तो ये जानो अबंडेंट का मतलब क्या होता है? बहुत है, बहुत है। अब ऑक्सीजन कहाँ पे? मेनली एटमॉस्फेयर में। 21% जो हमारी एटमॉस्फेयर की हवा होती है उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और सिर्फ सांस लेने तक की बात नहीं है, जो पानी पीते भी हो, वाटर साइकिल तो देख ली, पर वाटर जो हम पढ़ते हैं H2O, O कौन है? अरे O यही है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसके होने से सांस तो आती है, बाकी पानी में भी कॉन्स्टिट्यूएंट है ये। एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स एज दे यूटिलाइज इट कंटिन्यूअसली फॉर रेस्पिरेशन। इस वर्ड पे फोकस रखो, क्यों? बिकॉज अभी भी रेस्पिरेशन तो चल ही रहा है, कुछ भी रुक जाए पर ये प्रोसेस नहीं रुकेगी। कौन सी? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन यानी क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इजंट इट? अब एक और चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कंबस्चन की बात करी थी, कंबस्चन, बर्न होना किसी चीज़ का। तो जो फॉसल फ्यूल्स जलते हैं ना, बर्न होते हैं ना, कंबस्चन होता है, इन प्रोसेसेस में भी कौन हेल्पफुल रहता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये याद रखना। ठीक है, अब ये आता कहाँ से? एटमॉस्फेयर में और भी चीज़ें हैं, तो एक मेन है हमारे प्लांट्स। अगेन प्लांट्स वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। अब बाय प्रोडक्ट और प्रोडक्ट में दो डिफरेंस है, जैसे बोलते हैं ना मेन हीरो और साइड हीरो, तो वैसे ही प्रोडक्ट, फॉर इंस्टेंस कि आपकी कोई इंडस्ट्री है ना, कोई भी बड़ा सा ऐसे फैक्ट्री है, वहाँ पे बन रहे हैं, हम क्या कह सकते हैं, कोई ड्रेस बन रही है ना, कोई कपड़ा बन रहा है, ठीक है। अब वो कपड़ा बन गया, वो था क्या? जो क्लॉथ वो बनाना चाह रहे हैं, वो क्लॉथ था उनका मेन प्रोडक्ट। क्लियर है? अब उसी क्लॉथ में क्या हुआ? कहीं ना कहीं वो चीज़ सही नहीं थी, या कहीं कह सकते हैं ना कि कुछ डिफेक्ट थे, तो वो अलग से जो साइड में एक प्रोडक्ट भी बना, मेन तो क्लॉथ बन गया, मेन प्रोडक्ट बनाया, जो साइड में प्रोडक्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। मतलब मेन चीज़ हमारी ये थी बनाना, बट साइड में एक और चीज़ बन गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। तो सिमिलरली क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में क्या है? प्लांट्स क्या बनाना चाह रहे हैं? पर्पस क्या है? फूड बना रहे हैं वो, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स यानी फूड बनाना चाह रहे हैं, बट बाय प्रोडक्ट में जो है ऑक्सीजन वो बाहर भेज देते हैं। तो हम क्या है? काम निकाल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, यानी इस ऑक्सीजन को हम ब्रीथ कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में तो गई वापस। अब डज लिविंग बीइंग्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीजन साइकिल, यानी हमारा अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है, थोड़ा ऐसे रिस्पेक्ट ले लो कि ऑक्सीजन साइकिल्स में हम भी काम आते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी। क्लियर है? चलो, ऑक्सीजन साइकिल बहुत ही सिंपल साइकिल है, जैसे वाटर साइकिल थी वैसे ही यही है। कैसे है इस साइकिल में? तो ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, अगेन फोटोसिंथेसिस है, प्लांट्स है, प्लांट्स का मेन रोल है। कैसे मेन रोल है? क्यों? तो देखो, प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस हुआ, ऑक्सीजन बाहर आई, अब हम ह्यूमंस हैं, हमने क्या किया? हम ऐसे नहीं हैं, पर मैं अभी ऐसा ही बना रही हूँ, है ना। हमने क्या किया? हमने ऑक्सीजन इनटेक करी, हमने ऑक्सीजन ली, अब फिर हमने क्या किया? हमने CO2 बाहर दिया, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है, और CO2 को लेके कौन ये ले लिया? प्लांट्स ने ले लिया। ये प्रोसेस चलता रहेगा कि नहीं? साइकिल हो रही है ना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स बाहर निकाल रहे हैं, हम CO2 दे रहे हैं, वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यानी एब्जॉर्ब और निकालना हो ही रहा है। विच मीन प्लांट्स का भी रोल हो गया, एनिमल्स का भी रोल हो गया, ये साइकिल हो गई। तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या है। ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स फ्रॉम द एयर
और एज डिजॉल्व इन वाटर फॉर यूज इन ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। देखो वाटर में भी तो ऑक्सीजन है ना, H2 मॉलिक्यूल है ना, तो उसी के थ्रू कुछ रिएक्शंस होती हैं, वहाँ से भी वाटर एब्जॉर्ब कर सकते हैं कौन, प्लांट्स। ठीक है, एनवायरनमेंट में कैसे रिटर्न होता है, या तो ध्यान से सुनना, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कैसे रिटर्न हो रही है, या तो CO2 के फॉर्म में, ये दिख रहे हो CO2 में O2 नहीं दिख रहा है इतना बड़ा, तो या तो कार्बन से एसोसिएट होके या फिर पानी से एसोसिएटेड होके, वाटर है ना H2O, तो इसमें भी O है, तो यहाँ से एसोसिएट होके कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में वापस जा रही है। अब वन मोर थिंग, व्हेन द ऑर्गेनिजम्स डाई, ऑक्सीजन कंटेन्ड in their bodies gets released in the atmosphere due to their decomposition। decomposition का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब इंसान तो है ही, चलो अब जब डेथ हो जाती है ना, उसके बाद की प्रोसेस भी खत्म नहीं होती है। जब बॉडी डिकम्पोज होती है पूरी, तो भी जो निकलती है, क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, वो भी तो वापस जाती है ना एटमॉस्फेयर में, इज़न्ट इट। जब डिकम्पोजिशन यानी कैसे हो रहा है, तो बैक्टीरिया हैं, एक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, तो उन्हीं रिएक्शंस में से बाहर क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, तो वो जा रहा है वापस इन्वायरमेंट में। क्लियर है, बहुत ही बेसिक साइकिल है, इतना कुछ इसमें है ही नहीं, है ना, नॉर्मल है, जैसे हम पढ़ते हैं वही आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, इंडस्ट्रियल कंबस्शन हुआ, कंबस्शन यानी क्या, ये जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बर्न हुए, तो CO2 यानी O2 निकला है, और कैसे निकला है, प्लांट्स के रेस्पिरेशन से बाहर निकला है, ह्यूमन बींग्स इनटेक करते हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वहाँ से निकल रहा है। तो ऑक्सीजन साइकिल क्या है, बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की एक इंटरैक्टिव साइकिल है। क्लियर। अब क्या कहा था मैंने, ऑक्सीजन साइकिल में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ओजोन लेयर की। तो ओजोन यहाँ कैसे आता है, लग रहा होगा मैम ओजोन लेयर तो अलग ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन से ही बना रहता है हमारा जो ओजोन है। कैसे, तो इधर आओ, ओजोन की जब हमने बात करी थी एटमॉस्फेयर में, याद हो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में एक ऐसी लेयर है जहाँ पे प्रेजेंट रहती है ओजोन लेयर। अरे मैम किस लेयर की बात कर रहे हो, ओजोन लेयर याद आ रहा है, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जो कॉस्मिक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं हमारे सूर्यदेव से, सनलाइट से आते हैं, उनसे बचाने में मदद कौन करता है, यही ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को ऑक्सीजन में क्यों पढ़ाया, बिकॉज जान लो ओजोन इज नथिंग बट O3। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो एटमॉस्फेयर में होता है वो क्या होता है, O2, ओजोन क्या होता है, O3। तो इसकी कहानी कहीं ना कहीं लग रहा होगा ऑक्सीजन से जुड़ी है, बिल्कुल है। तो क्या है, देखो ओजोन लेयर की हम बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहता है, थोड़े लोअर पोर्शन में। कौन सा पोर्शन है वो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, लोअर पोर्शन यहाँ लिखा है, एटमॉस्फेयर में हमने देखी थी, कौन सी लेयर है, विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर हैज ओजोन लेयर, टेल मी द आंसर। ओके, अब क्या है, मैंने क्या बताया था या फिर से बताती हूँ कि ओजोन लेयर जो है मेजॉरिटी ऑफ यूवी रेडिएशन एब्जॉर्ब करती है। हम मेजॉरिटी ऐसे नहीं 15, 20, 50, 60, 97 से 99% की यूवी रेज वो एब्जॉर्ब कर लेती है। और यूवी रेज जब मैं कह रही हूँ तो कोई प्यारी नहीं है, ये सनस्क्रीन याद आ रहा है, सनस्क्रीन ये चीज़ लगाते हैं कि नहीं, हम कितना ऐसे बोलते हैं भाई धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लगा लो, सनस्क्रीन लगा लो। सिर्फ ये रीज़न नहीं है कि काले पड़ जाते हैं, क्या रीज़न होता है मेनली, ये सुनो, सनस्क्रीन हम क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं, यही यूवी रेडिएशंस, उनसे बचने के लिए। तो बच क्यों रहे हैं मैम, वो कौन सा हथियार लेके घूम रहे हैं, इतना बड़ा हथियार है ना, पता भी नहीं चलेगा। स्किन कैंसर सुना है नाम, है ना, स्किन कैंसर। तो यूवी रेडिएशन से एक्सपोज रहोगे तो सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं स्किन कैंसर के। तो ये ओजोन लेयर बेचारी हमें बचा रही है उससे, ठीक है। तो क्या होता है, अब हमने क्या किया है, हम इंसान हैं, हम किसी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, हमने वाटर को पल्यूट किया, एयर को पल्यूट किया, सॉइल को, लैंड को, सबको किया, तो हमने ओजोन लेयर को भी नहीं छोड़ा। अब हमारी ह्यूमन एक्टिविटी से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हमने यूज़ किए हैं जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर थी इसमें आ गया एक होल। एंटार्क्टिका के ऊपर माना जाता है जहाँ पे है लेयर, वहाँ पे होल आ गया है। अब होल का मतलब क्या हुआ, अगर वहाँ पे होल है यानी प्रोटेक्शन नहीं है, तो उधर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं काय के जो एक्सपोजर है डायरेक्ट, यूवी रेडिएशन डायरेक्ट पड़ रही हैं। इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो क्या हुआ, साइंटिस्ट ने फिर आगे हम देखेंगे क्या निकाला है कि इसे बचाया जा सके। क्लियर है कि नहीं।
अब लग रहा होगा मैम ऐसा कौन है वो जिसने ओजोन लेयर को तोड़ा है, होल बना कैसे? तो देखते हैं कौन से वो हैं हमारे सब्सटेंसेस। इफ द ओजोन लेयर वाज एब्सेंट मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डेवलप्ड स्किन डिजीजेस, बोला था ना, स्किन कैंसर वगैरह डिजीज होते हैं, और इवन इम्यून सिस्टम भी कमजोर कर देता है। मैं ऐसे नहीं बोल रही, हाँ, मिलियंस ऑफ पीपल, सिर्फ कुछ नहीं, मिलियंस ऑफ पीपल को हो सकता था अभी तक क्या, स्किन की प्रॉब्लम्स। अब ओजोन, जब मैंने कहा O2 में पढ़ा रही हूँ, तो ज़रा देख लो ओजोन किसकी बात कर रहे हैं, O3 की। तो अब लग रहा है ये O3 बन कैसे रहा है, तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन है, 2 स्टेप्स होती हैं इसमें। ऊपर ही एटमॉस्फेयर में क्या 2 स्टेप हो रही है, देखो पहली स्टेप में जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, पहले तो वो टूटता है किसमें, ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के अलग अलग एटम्स में। किसकी मदद से, सनलाइट। बोलो मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है तो इधर आओ। सनलाइट है, ठीक है, अब सनलाइट भी क्या ही बनाऊँ मैं, ठीक है, सनलाइट समझो, सनलाइट है, यहाँ से आ रही है सनलाइट, ये सन है, ओके, ये सनलाइट आ रही है। अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है क्या, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। इजंट इट, इन सनलाइट की एनर्जी से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन हो गया। किसमें ब्रेक डाउन हो गया, अलग अलग ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में। ये एक O इधर आ गया, एक O इधर आ गया, अलग अलग एटम में बन गया। पहले मॉलिक्यूल था, एटम में डिवाइड हो गया। अब एक बात बताओ, एटमॉस्फेयर में क्या एक ही O2 होगा, हजारों होंगे ना। तो क्या होगा, दूसरे जो O2 बचे हुए हैं वो क्या करेंगे, वो आएंगे और वो देखेंगे तुम अकेले हो तो मेरे साथ आ जाओ ज़रा। तो O2 है, एक O मिल गया तो क्या बन गया, O3। इतनी मैथ्स तो आती है ना, O2 है, एक O है, क्या बन गया, O3। ऐसे ही मिलियंस ऑफ O2 होंगे और ये टूटेंगे, O बनाएंगे और ये O जुड़ के बन जाएगा क्या, बेसिकली ओजोन। तो यहाँ बन गई, ऐसे बन गई हमारी ओजोन लेयर। कितना सिंपल है, आया समझ के नहीं। सन की रेज आई, O2 टूटा O और O में, बाकी ऑक्सीजन थे, कंबाइन हुए, बन गया O3। O3 इज नथिंग बट ओजोन। तो ऐसे ही बनी है हमारी इतनी बड़ी ओजोन लेयर। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब ओजोन लेयर बता दिया बनी कैसे, डिप्लीट कैसे हो रही है पहले भी बताया था। मैम विलेंस के नाम बताओ, तो विलेंस के नाम बताती हूँ मैं। विलेंस कौन कौन है यहाँ पे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। बोला अरे बाप रे मैम इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो कुछ नहीं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने क्या देखे थे, CFC। CFC कहाँ यूज होते हैं, रेफ्रिजरेंट्स, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं फ्रिजेस, उसमें एज रेफ्रिजरेंट यूज होते हैं। प्रोपेलेंट्स, कुछ स्प्रे कैंस होते हैं, उसमें यूज होते हैं CFC। और क्या हो गए हमारे, कार्बन टेट्राफ्लोराइड हो गया, और क्या हो गया, टेट्राक्लोराइड, सॉरी नॉट टेट्राफ्लोराइड, इट्स कार्बन टेट्राक्लोराइड। मिथाइल ब्रोमाइड हो गया, CH4 क्या हो गया, ये CH3Br, मिथाइल ब्रोमाइड। और क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कुछ नहीं है जिसमें क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो और कार्बन के कंपाउंड हो और हाइड्रोजन हो ही, सिंपल। तो उसमें से भी अगेन क्या कहती हूँ मैं, हीरो तो होता है ना कोई, तो ये है ना हीरो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, रेफ्रिजरेंट्स और इन सब में यूज होते हैं। तो इतने एक्सेस हो गए कि इनकी वजह से ओजोन, ये जो होल दिख रहा है ये ब्लू कलर का, दैट इज ओजोन होल। कहाँ पे, एंटार्क्टिका पे, एंटार्क्टिका के वहाँ देखा गया ऊपर कि उस एरिया में ओजोन होल हो चुका है। अब ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम ऐसी कोई टेक्नोलॉजी निकाल के ऐसी कोई लेयर बना दें। तो अब हमारे पास क्या बचा था, उसे बचाना, यही बचा था। तो बचाएं कैसे, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक जो है, साइंटिस्ट तो नहीं खैर, अथॉरिटीज़ ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निकाला था। ये प्रोटोकॉल इन्हें प्रपोज किया था इन द ईयर 1987 में। इन्होंने कहा कि फसाद की जो जड़ है वो हटा दो, है ना, जड़ की फसाद, फसाद की जड़ होता है कैसे, है ना, वो हटा दो, यानी रूट्स हटा दो। कौन हटा दो, CFC हटा दो। तो बोला ये जितने भी हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब का जो इम्पोर्ट है और प्रोडक्शन है कृपया करके कम कर दो, या तो बंद हो सके तो ठीक है, या फिर बहुत ही कम कर दो ताकि ये ऊपर जाके प्रॉब्लम नहीं करें। अब लग रहा होगा किसी को कि मैम ये ऊपर जाके प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, तो बहुत ही सिंपली समझाऊँ ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन क्या करता है, ये ऊपर जाता है और ओजोन को बनने ही नहीं देता है। व्हाट आई एम सेइंग, ये ओजोन को बनने ही नहीं देता है, क्योंकि मैंने क्या कहा था, ऑक्सीजन टूटा और O2 ने O और O से मिलके क्या बना दिया, ओजोन। तो इस प्रोसेस में अगर ये प्रेजेंट रहता है ना क्लोरीन, तो ये रिएक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से ओजोन, ये O3 बन ही नहीं पाता है।
आया समझ? तो इसलिए इनका यूजेज हम क्या करते हैं, कम करते हैं, मिनिमाइज करो, तो फिर प्रॉब्लम आगे बढ़े नहीं. So let's just read it. Montreal Protocol was proposed in 1987 to stop the use, production and import of ozone depleting substances and minimize their concentration in the atmosphere to protect the ozone layer of the earth. क्लियर है? तो इसकी वजह से अभी तो काफ़ी सिचुएशन कंट्रोल में है एंड होपफुली कंट्रोल में ही रहे. समझ आया? ऑक्सीजन पढ़ा हमने, ऑक्सीजन में क्या रिलेट किया, ओजोन लेयर और उसका डिप्लीशन. चलो, तो यहाँ ख़त्म होती है हमारी बायो जियो केमिकल साइकिल एंड विद दैट नेचुरल रिसोर्सेज भी ख़त्म होता है. तब तक क्या करोगे, जाओ वेबसाइट पे www.magnetbrains.com पे सभी कोर्सेज मिलेंगे. K-12 फ्री, लेफ्ट साइड में देखना, कोर्स एक्सप्लोर करो, ओलंपियाड में जाओ, मेरा फेस दिखेगा. फॉर क्लास 9th नेशनल साइंस ओलंपियाड बायोलॉजी की तैयारी के लिए सभी टॉपिक्स अरेंज्ड हैं. और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलो. अपना जो होमवर्क दिया है वो कमेंट करके बताओ. बने रहो मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे. दिस इज पलक रखियानी साइनिंग ऑफ. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.